इंडिया में इंडिया की रिपब्लिक डे पर जो है वो बाइडेन की जगह मैक्रॉन जो है अब एज अ चीफ गेस्ट इंडिया में आएंगे 26 जनवरी को और उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे इंडिया के रिपब्लिक डे को। है आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की, अगर उसके मुताबिक चेक्स एंड बैलेंसेस कुछ हम जो इनहेरेंटली जो हो सकते हैं पॉसिबल पार्लिमानी सिस्टम में भी, तो अगर भारत में चल सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? जो लोग सदारती निज़ाम के खिलाफ हैं। 4 दिन के मुज़ाकरात के बाद सलामती कौंसिल ने बिलाखिर गाजा में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली। जो जायर बोल्सोनारो का स्टाइल था वो लूला डिसिल्वा का नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो बेसिक कंटोर्स होते हैं वो सेम रहते हैं। पाकिस्तान वो ये फिर काउंटर आर्गुमेंट भी देते हैं, तो आप इसको किस तरह एक लिहाज से काउंटर करेंगे इस आर्गुमेंट को? जी भारत के और पाकिस्तान के निज़ाम में ना देखें, आप सिर्फ जुबान, कल्चर और कुछ चीज़ों को अगर कंपेयर करें तो बहुत सारे भारत के इलाके जो पाकिस्तान की तरफ से साथ हैं उनके वाकई ही ऐसे ही है कि कल्चर और सब चीज़ें मिलती हैं अपेरेंटली। लेकिन जो असल में हम गवर्नेंस के हिसाब से बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से बात करें, तो 2-3 चीज़ें हैं जो भारत ने फ़ौरन कर ली। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने फ़ौरन बना लिया और उसमें ये कि जो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन नहीं बनाई बल्कि उन्होंने यूनियन बनाई है। उसमें ये कि जो प्रोविंसेस हैं उनकी पावर्स एक तो कम है जितनी हमारे प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड थी, और 1948 में ही बंगाल ने कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डिमांड कर ली थी। ऐसा कोई करने का मौका नहीं मिला भारतीय प्रोविंसेस को, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यूनियन का सिस्टम है जो एक फेडरेशन भी है, और उसके दरमियान उन्होंने यूनियन टेरिटरीज बनाए हुए हैं जिसकी वजह से हर प्रोविंस में 2-3 शहर उन्होंने यूनियन टेरिटरी रखे हैं जिसकी वजह से उनका सूबों की पॉलिटिक्स में भी कंट्रोल रहता है और कोई ऑटोनॉमी नहीं कर सकता। दूसरे ये कि भारत ने जो बहुत ही अच्छा काम किया, देखिए हम दोनों पोस्ट कॉलोनियल हैं और हम दोनों ने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की, हमारे यहाँ वही ब्यूरोक्रेसी थी और जो उनके पास है, और इसी तरह मिलिट्री भी वही थी, और ये दो जो शोबे थे इनको हम सोर्ड ऑफ राज कह सकते हैं, मिलिट्री को ज़्यादा और ब्यूरोक्रेसी को कम। लेकिन हमारे वाले खिते में यहाँ पे फ्यूडल्स का और ब्यूरोक्रेसी का और मिलिट्री का अलायंस था इन प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस जो ब्रिटिश रूल को फैसिलिटेट करता था और उसकी बेस बनाता था। भारत ने सबसे पहले ये किया कि उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और इंडिया की बाकी सारी सर्विसेज यानी एजुकेशन, हेल्थ, उनके सारे पर्क्स और बेनिफिट्स बराबर कर दी। अब ये कि ब्यूरोक्रेसी कोई प्रिविलेज सर्विस नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेट बन जाएगा वो 200% उसको अलाउंसेस मिलेंगे, उसकी पावर्स बेतहाशा होंगी, उसके पास वो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होंगे जो बाकी सर्विस के लोगों के पास नहीं होंगे। तो इसलिए कुछ लोग जो जाएंगे वो फिर प्रिविलेज हो जाएंगे और फिर वो अपनी मनमानी करेंगे और हुकूमत पे, गवर्नेंस पे उनका कंट्रोल होगा। सेकंड, जो मिलिट्री की बहुत ज्यादा पर्क्स एंड बेनिफिट्स थी उन्होंने इमीडिएटली कम नहीं की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये किया कि सिविलियन इदारों के जिस वक्त तनख्वाहें बढ़ाई, अलाउंसेस बढ़ाए, तो मिलिट्री के फर्दर इंक्रीज नहीं किए, और 5 साल के अरसे में, तकरीबन 6 साल के अरसे में तो ये एट पार आ गए सिविलियन के साथ। तो इस तरह जो मिलिट्री की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन थी कि वहां जो जाता है, और जैसे अंग्रेज ने एक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मिलिट्री रिक्रूटमेंट बनाई हुई थी कि मिलिट्री सर्विस की वजह से आपको राइट टू वोट भी मिलता है और डीसी भी आता है, तो वो इलाके में जो सूबेदार साहब होते हैं वो उनके डेरे पे आके बैठता है और इस तरह से उनकी बड़ी बात होती है। तो ये सारा कुछ इंडिया ने ख़त्म कर दिया कि उन्होंने मिलिट्री का वो जो स्टेटस था, जो सोर्ड ऑफ राज का था, उसको उन्होंने डाइल्यूट कर दिया। तीसरे ये कि इमीडिएटली आप देखें कि इंडिया ने फ्यूडलिज्म ख़त्म कर दिया, जबकि आपके उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद फ्यूडल क्लास से था, वो रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन उसने इमीडिएटली ये ख़त्म कर दिया। तो वो जो 3 इंस्ट्रूमेंट थे कॉलोनियल रूल के, वो इंडिया ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर लिए, जो उनकी फिर वो जो एक स्पेशल पोजीशन थी अवाम के रूल में, जो सबसे बड़ा जो उनकी रुकावट थी, वो इंडिया ने खत्म कर दी। तो फिर हम इंडिया के बराबर नहीं रहे। इंडिया में लेकिन डॉक्टर साहब इससे डॉक्टर साहब सॉरी कता कलामी हो रही है, इससे तो फिर एक आर्गुमेंट ये भी निकलता है ना कि ये फिर पार्लिमानी निज़ाम की ख़राबी नहीं है, हमने वो इक़दामात नहीं लिए जिस तरह आप फरमा रही, हमने लैंड रिफॉर्म नहीं किए, हमने ब्यूरोक्रेटिक जो अपना सिस्टम था उसको ठीक नहीं किया।
तो इसमें पार्लिमानी निज़ाम में क्या खराबी है फिर? ये तो हमने वो इक़दामात नहीं लिए जो भारत ने लिए हैं। जी, मैं इसमें ऐड करूंगी आप जो कह रहे हैं कि उसमें ये है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी फिर वो ज्यादा पावरफुल हो गई ना। जो पार्लिमानी निजाम के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है, और खास तौर पे जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम हो, जहाँ मल्टी एथनिक सोसाइटी हो, जहाँ पे 20 जुबानें बोली जाती हों, और वहाँ के लोगों को अलग अलग अपने रीजनल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करने हैं और नेशनल इंटरेस्ट को भी देखना है। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, जो कि इंडिया में भी लैकिंग है। इसलिए वहाँ पे सेपरेशन मूवमेंट्स भी चल रही हैं कि वहाँ पे उनके पास इतनी स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। लेकिन जो कम से कम आप देखिए कि कम से कम जो 30 इयर्स का पीरियड है इंडिया के क़याम के फौरन बाद, वहाँ पे एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस मौजूद थी जो कि कैटर कर रही थी एक मेजर चंक ऑफ वोट, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट बनती चली जाती थी। ये 77 तक तो ऐसे ही हुआ उनके साथ। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इनएविटेबल हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उसके साथ जो हमने अभी इन 3 इंस्टीट्यूशंस की बात की वो डोमिनेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनके पास पावर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज के पास ना पावर है ना रिसोर्सेज हैं। और जो पावर और रिसोर्सेज है वो फ्यूडल्स की तरफ से या इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से आते हैं, यानी कि एलीट की तरफ से आते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको मिडिल क्लास की पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए होती है, मिडिल क्लास का रूल चाहिए होता है, और फिर ही वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये जो 3-4 फैक्टर, यानी 3 मेजर और चौथा ये अभी जो हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज का, ये फैक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल में इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। दूसरी बात की जहाँ बात की जा रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ प्रेसिडेंट आ रहे हैं हमारे यहाँ, और इससे पहले यूएस प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था जिन्होंने डिनाई कर दिया था। तो बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं यूएस को लेके, और कई चीज़ों में यूएस की नाराज़गी है भारत की पॉलिसी को लेके, जो हम बाईपोलर के जगह पे मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। यूएस और साथ में रसिया के साथ एक साथ हम लेके चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी हमारी खुद की थॉट प्रोसेस है जिसमें हम काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का हिस्सा है। तो ये चीज़ें यूएस को पसंद नहीं है, तो इसलिए वो थोड़े से डबल गेम को खेलने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी नेशन को लीक किया गया पहले तो, और डिनायल को लीक किया गया। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक थॉट प्रोसेस था कि पुतिन को आप इनवाइट करें, और पुतिन पास्ट में भी हमारे यहाँ आ चुके हैं 2007 में। लेकिन करंट जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो उस हिसाब से पुतिन का आना थोड़ा बनता नहीं था, पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमने फ्रांस के राष्ट्रपति को इनवाइट करने की कोशिश की नहीं, उन्हें इनवाइट दिया गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। और ये बड़ी बात है क्योंकि 2015 में जब बराक हुसैन ओबामा आए थे, उसके नेक्स्ट ईयर 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए थे। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मोदी एरा में आए। और काफ़ी चीज़ें हैं जो भारत और फ्रांस एक साथ मिलके करना चाहते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में जाता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, एक चेहरा तब्दील हुआ तो आपकी पॉलिसी ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। मसलन खान साहब के दौर में आपका रशिया और चाइना के हवाले से टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज टेन्योर आखिरी 1.5-2 साल में कितना तब्दील हो गया था। सऊदी अरब के हवाले से क्या रहा, मलेशिया के हवाले से, टर्की के हवाले से, अमेरिका के हवाले से। तो वो जब शहबाज शरीफ साहब आए तो हम बन गए बेगर्स कांट बी चूजर्स। वेंटिलेटर्स लगाए हुए अमेरिका ने, माय डोनर इज माय मास्टर, ये वो जुमले हैं, मैं कोट कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग, बिल्कुल ऐसे ही मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा।